नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आई नेक्स्ट वर्चुअल कॉन्क्लेव 2021 पर इन एसोसिएशन विद अमृता विश्व विद्यापीठम। दोस्तों, हम अक्सर अपने व्यूअर्स से वेबिनार के जरिए जुड़ते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पर उनके सवालों के जवाब देते हैं। देश के कई शहरों में बैठे हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं और लाइव ही आपको न सिर्फ ढेर सारी जरूरी जानकारियां देते हैं बल्कि आपके डाउट्स भी दूर करते हैं। कभी सोचा है कि ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये सब पॉसिबल हो पाता है हमारी टेक्नोलॉजी के कारण। जब से 4G हमारी जिंदगी का हिस्सा बना, हम सब की लाइफ इजी हो गई। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हमारे बच्चों की एजुकेशन और लोगों की जॉब्स सिक्योर रह पाई इसी की बदौलत। दुनिया थमी नहीं बल्कि चलती रही इसी की हेल्प से। वहीं आज जब बात की जा रही है 5G टेक्नोलॉजी के आने की, तो निश्चित ही आने वाला समय बहुत अलग होने वाला है। चुटकियों में होने वाले काम अब पलक झपकते ही हो जाएंगे। जॉब्स का नेचर भी अलग होगा और उसी हिसाब से होगा हमारे एजुकेशन का सिस्टम भी। स्टूडेंट्स के सामने भी खुद को उसी हिसाब से तैयार करने के चैलेंजेस भी होंगे। आज के वेबिनार में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पर। सो चलिए आपको बता दें कि आज हमारे इस खास वेबिनार 5G रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने एक्सपर्ट्स। आपको भविष्य की राह दिखाएंगे। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का, जिनमें सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन कुमार जी। आप चेयरपर्सन हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बंगलुरु से। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक में आपका एक रिच एक्सपीरियंस रहा है। आपकी गाइडेंस में हजारों बच्चों ने नई टेक्नोलॉजी और नई सोच के साथ न सिर्फ अच्छी एजुकेशन पाई है बल्कि सफल इंजीनियर भी बने हैं वो। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं पूजा आहूजा जी। पूजा जी सीनियर करियर काउंसलर हैं ICS लखनऊ से। आप पिछले काफी समय से इंजीनियरिंग से जुड़े स्टूडेंट्स की न सिर्फ काउंसलिंग करती हैं बल्कि उन्हें करियर की नई राह भी दिखाती हैं। मैम, स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत अपने इस वेबिनार पर। थैंक यू रुचि जी। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं आशीष आदर्श जी। आशीष जी पटना के फेमस करियर काउंसलर हैं। युवाओं को करियर की नई राह दिखाने और इसमें आने वाले चेंजेस के बारे में युवाओं को अपडेट करने के मामले में भी आपका बड़ा अनुभव रहा है। सर, स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत अपने इस वेबिनार पर। जी शुक्रिया। एंड अपने एक्सपर्ट्स के साथ मैं स्वागत करती हूँ अपने व्यूवर्स का भी, जो हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं। एंड रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ने के साथ ही साथ अगर आपके मन में 5G रेवोल्यूशन को लेकर किसी भी तरह के डाउट्स हो, किसी भी तरह के सवाल हो, तो हमारे इस वेबिनार पर शेयर करें ताकि हमारे एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने इस वेबिनार को और पूछेंगे सबसे पहला सवाल नवीन सर जी से। सर, अभी हम 4G टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने ही सोसाइटी में एक बड़ा चेंज लाया है। इसका असर हमने पेंडेमिक के दौरान भी देखा। ऐसे में 5G के आने की बात की जा रही है, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह के चेंज आने वाले हैं? वो फ्यूचर का सीन क्या होगा? आपसे जानना चाहेंगे सर इसके बारे में, प्लीज। Okay, thank you Ruchi, thank you very much, and thank you our colleague Pooja madam and Ashish ji, and to all viewers, my friend, students, parents. So thank you for joining this live webinar. You have asked a very good question. In fact, that we are using 4G, and we can see that lot of changes we are experiencing compared to what we had earlier 2G or 3G even. But again, to say that maybe either you are in Patna, Lucknow, Hyderabad, or Bangalore, we are. So in this city, we are definitely experiencing and using 4G. But there are areas, right now we call it as a countryside and the villages. When we go, for example, in our village, we do not find this 4G connection, unfortunately, right? So we have to rely on 2G, just basic phone call. So this is again a truth. We have not yet covered entire region with 4G. But okay, we will be definitely doing, because technology progresses, society also progress, and everyone progress. Other point before answering your question, I would try to highlight is, in fact, the users in rural area
they are enjoying more 4G connections as we do, because we are only related to this conference call and video call and so on. We do not unfortunately get time to download video and see the movie or YouTube. It is very rare because we do not get time. But if we visit the village side and rural area, you can see that no, a person who is sitting on their shop and अपने दुकान में या जहाँ वो सब्जी बेच रहे हैं वहाँ भी, and they are streaming video, they are looking at video. So the जी data consumption is very high for them, and they are good that they are actually using smartphone and everything. That is a good sign, no doubt in that. So they are the more users and enjoying the 4G connections, right? So as you well said that no, people are enjoying 4G connections, and we see that lot of changes has happened because the number of smartphone users have drastically increased. And the best part that has happened, unfortunately you can say, because of this pandemic. So this pandemic has changed our lifestyle, you can say, especially those who are users of technology. It was hardly expected that online teaching would be so successful, but this event, this situation has made us to now we are finding that we are very comfortable using this. In the beginning we struggle a lot of this connection, that connection and other thing, but slowly now we are used to. And the morning you wake up, as you are seeing the WhatsApp pip pip sound, now we are getting connected to internet and start doing our business, online classes and so on. So this is current situation of with 4G. Now what is going to happen with 5G? So 5G is not just like an incremental evolution of 4G technology or what we have the legacy technology. In fact, if you go into little bit of detail, what we said that there was a evolution from 2G to 2.5G, then from 2.5G to 3G, and from 3G to 3.75G, and then we came to 4G. Now 4G is LTE advanced, long term evolution advanced, LTA we call it, which is a 4G. Now, 5G is not this incremental evolution. It is actually a revolution. And revolution in technology and revolution in lot of dimensions. You take the service and applications. Initially, when we started research in 5G, some 7 years before, so I'm following and I'm doing some piece from 2013 itself related to 5G. So when world started talking, we also started talking and doing something. So during the initial year of 13, 14 and 15, it was said that no 5G, you can get anything that you want. Perhaps it was so highlighted that if 5G comes, we do not need 6G or beyond anymore. But such a promise that we made, and when we started working towards this, within a couple of years, I think we have surrendered that no, 5G will not be sufficient. We have to go for little further also. But most of our desires, most of our applications, definitely we are going to meet with 5G. So you take any sector. I will give you just two examples here. We will further expand it in the next round. We take this. You see, e-health or healthcare. It is expected. It is not expected. More than 200, 300 remote surgery has been successful already. Remote surgery can we think, let's say my mother or myself, if I have to be operated by a doctor in UK and it is done wirelessly through technology, whether my family will agree to do that? I don't think so. But it is happening and it is going to happen.
because of one or other reasons, it is going to happen. Because we want a doctor from UK or a specialized doctor from USA, we might not have in India, or in Indian doctor, let's say, very costly or not having time because we have less number. We want to hire, we want to use the service of a doctor in UK. Now, if they travel, lot of time consume. Now we have no option other than using the technology. So this is one example which is going to happen, and the 5G is promising you. With 5G technology, it has been successful, and when it comes, definitely this is one of the biggest point and area that we have. Second example I will give you of industry. Many of people might have heard something called as a industry 4.0. Now, what is industry 4.0? People were never knew about 3.0. Automatically, it came 4.0. So, what is this industry 4.0? Now, most of the industry, how we operate today, hands, manual, and so, it is going to be automotive. The data that we are generating, that data will be stored, analyzed somewhere, it will be fed back, it will be analyzed, again optimized, and this will keep on happening. And most of the work will be done by robot, mini robot, micro robot, and robot. And because they can do the work very precisely, and this is what going to be the industry 4.0, which currently we are seeing that lot of manpower involved. We have lot of things to wear and go into industry to work. Those things will not happen. Every piece of work will be done by robot, and that is what industry 4.0. So this will happen with 5G technology. And there are, you take any vertical, any industry, 5G is going to play a big role, very important role, and therefore we have lot of futures for the student who are going to do some BTech or anything related to this communication. Communication is everywhere. Without communication, we cannot live. It is just like that. I think we can make another round. Thank जी you. बिल्कुल सही कहा डॉक्टर नवीन सर आपने कि 4G के साथ हम लोगों ने जितनी सारी चीज़ों को फास्ट होते देखा है, अब 5G के आने के बाद वो चीज़ें और ज़्यादा स्पीड पकड़ेंगी और ज़्यादा उनमें बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। लेकिन अब मैं अपने वेबिनार को आगे बढ़ाना चाहूंगी और पूछूंगी आशीष सर से इसी से रिलेटेड सवाल कि सर, जैसा कि नवीन सर ने एग्जांपल दिया कि 5G आएगा तो रिमोट सर्जरी, एक एग्जांपल जैसे उन्होंने दिया कि रिमोट सर्जरी एक हम लोग हेल्थ सेक्टर में अगर आएगी तो हम लोग अगर मान के चलें तो क्या आम इंसान एकदम से, मतलब तुरंत अगर देखा जाए तो क्या उसके लिए तैयार हो जाएंगे? ठीक उसी तरह हम लोग जैसे स्टूडेंट्स की बात करें, आज हम लोग स्टूडेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, तो अब जब 5G आएगा हम लोगों के बीच में, तो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोच के चलते हैं कि नहीं, अभी 4G चल रहा है तो दैट इज ओके, उतने में सफिशिएंट है, तो 5G के आने का मतलब क्या बेनिफिट, हम लोग उसको लेकर आगे क्यों चलें? तो हम लोग को अपने स्टूडेंट्स को प्लस उन आम लोगों को इस 5G रेवोल्यूशन के लिए कैसे तैयार करना होगा, उसके लिए कैसे उनको मोटिवेट करना होगा, प्लीज इसके बारे में हमें बताएं सर। देखिए, ऐसा है कि आने वाला जो समय है उसके लिए तैयार तो होना ही पड़ेगा और हमें अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। चीज़ें, टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है वो बहुत तेज़ी से ऑब्सोलीट होता चला जा रहा है, और अब जो नई चीज़ें जो हैं, अगर हमको आगे समय के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो हम कहीं पिछड़ जाएंगे, और उसको हमें खुद को मोटिवेट उसके लिए करना ही पड़ेगा। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी मोटिवेट करने की बात होती है तो मुझे लगता है कि कोई एक कहानी या कोई एक एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स को बताया जाए तो उससे वो कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से मोटिवेट होते हैं। मुझे एक ब्रिटेन की एक कहानी याद आती है। एक लड़का एक किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया, तो इंटरव्यू के लिए जब उसका जो प्रोफाइल जो था, जिस काम के लिए वो गया, तो पियून के इंटरव्यू के लिए गया था। तो इंटरव्यूअर ने बोला कि अच्छा, तुम पियून की नौकरी के लिए आए हो, क्या तुमको चाय बनाना आता है? उसने कहा जी मुझे चाय बनाना आता है। बोला चाय बना के ले आओ। अच्छी सी चाय बना के ले आया। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको ये फ़ोटो कॉपी करना आता है इस पेज को? बोला जी आता है। बोला वो भी करके ले आओ। फिर बोले कि कुछ पेजेस दिया उन्होंने इंटरव्यूअर्स ने, इसको फाइल करना आता है? बोला जी बिल्कुल वो भी आता है, तो वो भी करके ले आया। अल्टीमेटली इंटरव्यूअर्स ने कहा कि चलो भाई, तुम इस कंपनी में पियून की नौकरी के लिए पास हो गए।
चलो अपना डिटेल्स बताओ, तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है तुम्हारा? तो बोला कि सर मेरा ईमेल आईडी तो मेरा कुछ नहीं है। तो इंटरव्यूअर्स ने बोला, अरे तुम्हें नहीं जानकारी, इस कंपनी के इवन के स्वीपर भी जो है या कोई 4th ग्रेड 5th ग्रेड स्टाफ भी है, उसका भी अपना एक ईमेल आईडी है। आपका ईमेल आईडी, तुम्हारा ईमेल आईडी कैसे नहीं है? बोला नहीं 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 सर, मेरा ईमेल आईडी तो नहीं है। बोला अच्छा ठीक है, घर पे जाके बना लेना। बोला नहीं, वो भी मुझे नहीं आता। तो फिर इंटरव्यूअर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद बड़ा मायूस था। उसने पॉकेट में देखा तो पॉकेट में उसके पास $50 पड़े हुए थे। उसको लगा कि भाई ये $50 का मैं क्या करूं। तब तक सामने वाले से उसने देखा कि सामने से एक ठेले वाला जा रहा था, जो भी वहाँ के लोकल ठेला वाला, जो टमाटर बेच रहा था, टोमेटो बेच रहा था। तो उसको ध्यान में आया कि जिस गांव से वो बिलोंग करता है वहाँ पे टमाटर की बड़ी ज़रूरत महसूस होती है, और वो लोग जो है सो शहर जाते हैं टमाटर खरीदने। तो उसने उस $50 के टमाटर खरीद लिए। जब वो उसने अपने गांव में जाकर के बेचा तो वो $100 में बिके, उसको $50 का फिर फायदा हुआ। फिर वो अक्सर ऐसा करने लगा। धीरे 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 20 साल गुजर गया। 20 साल के बाद वो बंदा, वो लड़का ब्रिटेन के सबसे बड़े टोमेटो केचप कंपनी का मालिक बन गया। तो एक पत्रकार उसके पास गया, एक जर्नलिस्ट उसके पास गया, जाके बोला कि अरे वाह, आपकी जर्नी तो बड़ी कमाल की है। आप तो, आपके पॉकेट में $50 थे, वहाँ से आपने इतने बड़े करोड़ों डॉलर की कंपनी खड़ी कर ली। बहुत अच्छी बात, कैसे आपने किया? तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई उस जर्नलिस्ट को। लास्ट में जर्नलिस्ट ने पूछा कि अच्छा ठीक है, ज़रा आप अपना डिटेल्स दे दीजिए, आपका नंबर दे दीजिए। बोला ये नंबर है। फिर बोला कि अच्छा आपका ईमेल आईडी दीजिए। तो उस आदमी ने कहा कि, उस लड़के ने कहा नहीं, मेरा ईमेल आईडी तो नहीं है। तो जर्नलिस्ट चौंका। जर्नलिस्ट ने बोला कि अरे, अगर आपका ईमेल आईडी हो जाता तो आपका कारोबार और पता नहीं किस किस देशों में फैला रहता। तो उसने मुस्कुरा करके कहा कि नहीं, अगर मेरा ईमेल आईडी होता तो आज मैं किसी कंपनी में पियून की नौकरी कर रहा होता। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि हमें क्या हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमें नए चीज़ों को ऐसा सोचना नहीं है कि मान लीजिए कि हम, कई बार ऐसा होता है हमारे स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि अरे नई चीज़ों को कैसे करें, क्या करें। हम नया चैलेंजेस लेने से हम डरते हैं। तो हमें नए चैलेंजेस को, अपने जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी अपनी वीकनेस है, उस वीकनेस को प्लस करके लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए और नए चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी के समय में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी कमियों को अपनी स्ट्रेंथ को बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये एकमात्र एक विकल्प है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो 5G का जो टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसा डॉक्टर नवीन साहब ने जो बताया, और मैं थोड़ा सा उसमें और ऐड करना चाहूँगा। मूलतः थोड़ा बेसिक चीज़ जो मुझे जो समझ में आती है कि कई बार हम ये चीज़ समझते हैं कि भाई 4G से हम वाकिफ़ हो गए, पहले हम 3G चलाते थे, 4G से वाकिफ़ हो गए। आखिर क्या फ़र्क है 5G क्यों ज़रूरी है? थोड़ा इसके ऊपर में भी थोड़ा सा फोकस अगर हम एक आम भाषा में अगर कर सकें तो छात्रों को समझाना थोड़ा आसान होगा। 4G में हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई इंटरनेट पैकेज लेते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हमारी स्पीड कितनी है, 100 Mbps है, 200 Mbps है, जो भी उसकी स्पीड है। 4G और 5G में जो सबसे बड़ा फ़र्क जो मैं थोड़ा बहुत जो समझ पाया वो ये है कि 4G में मैक्सिमम स्पीड जो हो सकती है वो 1 Gbps तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम ही होगी। 1 Gbps भी वही स्पीड होगी, वही जहाँ पे कुछ कंपनीज़ ही जो उतनी स्पीड दे पाएँगी, अदरवाइज़ जो काफ़ी उससे कम Mbps की स्पीड होगी। जबकि अगर 5G अगर लॉन्च हो जाता है, 5G जो कि साल 2 साल में जब भी चीज़ें इन प्रोसेस में हैं, तो 20 Gbps, 20 Gbps तक स्पीड उस पे जा सकती है, विच विल बी अ रिवॉल्यूशन। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, जब हम क्लाउड से रिलेटेड डेटा की बात करते हैं, तो क्लाउड के डेटा को हमको जितने तेज़ी से हम उसको माइन कर सकें, जितने तेज़ी से उसको इस्तेमाल कर सकें। अब जैसे कि अभी 5G के साथ-साथ कुछ नई चीज़ें भी निकल कर के आ रही हैं कि जब 5G हो जाएगा, तो हम क्लाउड में गेमिंग खेल पाएँगे, गेमिंग कर पाएँगे। गेमिंग का हमारा जो एरिया है बहुत बड़ा होगा। उसके बाद से जो वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो भी बहुत सारी नई चीज़ें आएँगी। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारी नई-नई चीज़ें उसमें प्लस होंगी। मुझे लगता है टेक्निकली ज़्यादा डॉक्टर नवीन साहब हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बट जो मोटा-मोटी जो मुझे जो समझ में बात आती है कि आने वाला समय, क्योंकि बहुत तेज़ी से समय गुज़र रहा है, समय किसी के पास नहीं है, कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ देने की ज़रूरत है। वैसी स्थिति में 5G का जो भविष्य है वो बहुत उज्ज्वल है और हम लोगों को उसके लिए खुद को तैयार करना ही पड़ेगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, एंड अ वंडरफुल स्टोरी नरेटेड बाय आशीष सर। बहुत अच्छी स्टोरी के साथ उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को ये बताया है कि जो आगे आने वाले चेंजेस हैं हमें उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना होगा।
हमें अपनी स्किल्स को ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। रुकना ज़िंदगी का नाम नहीं है, चलते रहना, आगे बढ़ना ज़िंदगी का नाम है। तो 5G रेवोल्यूशन के साथ जिस भी तरह के चेंजेस आएंगे, हमारे स्टूडेंट्स का अगर कोई हिस्सा ऐसा है जो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो उनको हमारे एक्सपर्ट से सजेस्ट कर रहे हैं कि उन चेंजेस को एक्सेप्ट करके ही आप आगे अपने ग्रोथ के एरिया को वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना होगा। आशीष सर ने बहुत अच्छी तरह से हम लोग को एक्सप्लेन करा है। हम आगे बढ़ते हैं, पूजा जी से पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, निश्चित ही 5G का मेन रोल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में दिखेगा। अब क्योंकि हम लोग ने अभी तक 5G आगे किस तरह से चेंजेस लाएगा और 5G को लेकर कैसे हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, इन सब के बारे में जाना। अब एक जो छोटी सी प्रॉब्लम हमारे कई स्टूडेंट्स के सामने आ रही होगी, दिख रही होगी, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि उसका रोल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में होगा, लेकिन इसके अलावा भी और कौन कौन से सेक्टर होंगे जहां पर इसका बड़ा चेंज दिख सकता है। इसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को प्लीज थोड़ा सा अवेयर करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रुचि। जैसे कि हमें हाई टेक होना है, उसके संग संग हमें हाई टच को भी ध्यान में रखते चलना है। तो अगर जैसे कि ये चेंज सिर्फ कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की ही फील्ड पे तो रहेगा ही, 5G का इम्पैक्ट हम देखेंगे। उसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग मार्केट जहाँ पर हिट करेगी वो है मैन्युफैक्चरिंग की, रिटेल की, एजुकेशन की, जैसे नवीन सर ने कहा हेल्थ केयर की, आशीष जी ने कहा गेमिंग की। तो इन सारी फील्ड्स में भी हम देखेंगे कि 5G का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, आप देख रहे हो कि इस समय हमें सबसे ज्यादा ऑटोमेटेड कार्स का इंटरेस्ट लोगों में आ रहा है। आप यंग जनरेशन को देखो तो वो ऑटोमेटिक कार्स की और ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेटिक कार्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है। अब अगर हम एजुकेशन की फील्ड में देखें तो ऑनलाइन टीचिंग आ गई है। ऑनलाइन टीचिंग है, और अब जो नया अवतार आ रहा है उसमें वर्चुअल रियलिटी और ऐड कर दी जाएगी। आप जहाँ बैठे हो और वहां से आप क्लास अटेंड कर रहे हो, लुक एंड फील ले पा रहे हो चीजों का, तो वर्चुअल रियलिटी आ जाएगी। आप एजुकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की एजुकेशन, जिसको हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि हम पहले ले पाएंगे, आज की तारीख में हम उसको ऑनलाइन के साधन से उस एजुकेशन को प्राप्त कर पा रहे हैं। हेल्थ केयर, जैसे नवीन जी ने भी समझाया कि हेल्थ केयर की फील्ड में बहुत रिक्वायरमेंट आएगी। जैसे कि जैसे हमारी बात हुई थी अभी रिमोट सर्जरी के बारे में, उसके अलावा जैसे प्रोस्थेटिक लेग्स है। आज की तारीख में हम किसी को पाहिर नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज है। प्रोस्थेटिक लेग्स, प्रोस्थेटिक आर्म, बहुत सारा नया रेवोल्यूशन आता जाएगा। और विद टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जाएगी, हमें और सपोर्ट मिलता जाएगा। वर्चुअल सर्जरी के साधन से हम और ग्रो कर पाएंगे, और नया चीज़ों में इनोवेशन ला पाएंगे। रही बात गेमिंग की, तो आपने लेटेस्ट सुना होगा आजकल ई स्पोर्ट्स चल गया है, तो बच्चों के लिए ई स्पोर्ट्स के और सारे ऑप्शंस खुलते चले जाएंगे। आप घर से बैठकर रेसिंग में पार्टिसिपेट करके प्राइज विन कर सकते हो। आज टीवी सिर्फ इन सब फील्ड के लिए रह जाएगी, इसके बियॉन्ड चली जाएगी। जब आप ये बोलोगे कि मैं एक्चुअली में रन करके नहीं, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू रन करके आई हूँ। पर इन सब के साथ रुचि, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज का ग्रोथ देखोगे वो है साइबर सिक्योरिटी का। जितना ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है, उतने ही साइबर क्राइम्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से ये कहना है कि हमें साइबर सिक्योरिटी में भी एक्चुअली ग्रोथ होगी, क्योंकि जितना ही ऑनलाइन है उतने ही हमें साइबर क्राइम से बचना है। टेक्नोलॉजी जितनी ईजी है हमारे लिए एक्सेस करनी, लेकिन उतने ही एक्चुअली क्राइम्स और साइबर रेट जो क्राइम का है वो भी बढ़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इन 5-6 फील्ड्स में सबसे ज्यादा आप 5G के बाद ग्रोथ देखोगे। बिल्कुल पूजा जी, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स आपने गिनाए कि जिनमें हम आगे चलकर ग्रोथ देखेंगे, और लास्ट में जो आपने चीज ऐड ऑन करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी इसके साथ में हम लोग को अवेयर होना होगा। मैम, आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अगर जैसे 5G के साथ साइबर सिक्योरिटी को भी हम लोग को दिमाग में रख के चलना होगा, तो क्या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में भी आगे कुछ नए डेवलपमेंट्स होंगे जिसको लेकर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे कुछ ग्रोथ कर पाए? साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में रुचि डेवलपमेंट ऑलरेडी होने शुरू हो गई है। बच्चों को मैं बताऊं, जैसे कि कॉर्सेरा, यूडेमी, एडेक्स पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिलने प्राप्त हो चुके हैं, जिससे कि आप डिप्लोमा और बेसिक एजुकेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अब डिग्री कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए गए हैं बच्चों के लिए, जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज कर सकते हो। आप लॉ में आगे स्पेशलाइज करके इस फील्ड से आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ऑनलाइन क्राइम बढ़ रहा है, हमें उतने ही एक्सपर्ट्स की जरूरत है।
और इस फील्ड में डिमांड सप्लाई गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन टाइम एवरी सेकेंड डे आप न्यूज़पेपर में ये पढ़ते हो कि आज किसी के संग ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, आज किसी के पैसे निकाल लिए गए। तो हमें उतने ही एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो हमें एक तो सही बता पाए कि आपको कैसे किस डायरेक्शन में मूव करना है, कौन कौन से लॉ और राइट्स आपके लिए बने हैं, कैसे आप इन सब से बच सकते हो जिससे कि आपके संग फ्रॉड ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी नॉलेज आम आदमी को, हर बच्चे को, हर बड़े को, हर बूढ़े को होनी चाहिए, जिससे कि आप इस क्राइम से बच सकें। जी पूजा जी, एंड जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे 5G के साथ बहुत सारे सेक्टर्स में चीज़ें आएंगी, आपने साइबर सिक्योरिटी का नाम लिया, तो आई थिंक कि बच्चों के लिए भी मुझे लगता है कि काउंसलर्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गेमिंग के सेक्टर में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आएगा, गेमिंग में बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी। तो अब बच्चे हैं, क्योंकि अभी ही वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो अब जब नई चीज़ें आ जाएंगी तो वो और इंटरेस्ट लेने लगेंगे। बट ऐसे में काउंसलर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी कि बच्चे अपने आप को उसमें इंटरेस्ट लें, लेकिन एक लिमिट के अंदर, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल रुचि, देखिए हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अगर टेक्नोलॉजी हमें लाइफ में आगे लेकर जा रही है, हमें नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हिट करा रही है, हमको और स्ट्रॉन्ग बना रही है, तो इसके नुकसान भी है। आप सबसे पहला साइकोलॉजिकल नुकसान देखो, बच्चे लोगों से कनेक्ट कम कर रहे हैं, अपनी दुनिया के दायरे में होते चले जा रहे हैं अपनी। उसके बाद आपको कई बार ऑनलाइन में सही गलत का आइडिया नहीं समझ में आता, आप क्लिक कर जाते हैं और आप एक गलत वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो आपकी एज के हिसाब से सही इंफॉर्मेशन नहीं है। तीसरी बात, मैं एक बात ही बहुत क्लियरली जानती हूँ, विकिपीडिया बहुत बड़ा महासमुद्र है। आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपको करेक्ट और राइट ऑथेंटिक वेबसाइट्स को विजिट करिए और नॉलेज प्राप्त करिए, क्योंकि आप विकिपीडिया में खोते चले जाओगे लेकिन आपको पता नहीं कि इन्फॉर्मेशन कितनी करेक्ट है या कितनी सही है। सो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी, क्योंकि ह्यूमन टच खत्म होता चला जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी लेती चली जा रही है। अब बच्चा ज्यादा टाइम, मैं कहूंगी 24 घंटे में से 21 घंटे कंप्यूटर पे बिताना ज्यादा पसंद करेगा, और इससे क्या उसके पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, डिप्रेशन रेट बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी रेट बढ़ता चला जा रहा है। हम यहाँ बच्चों को काउंसलिंग करते हैं तो सबसे कॉमन चीज हम जो बच्चों में देखते हैं, एक है गेम के प्रति ऑनलाइन गेमिंग। कुछ गेम्स ऐसे थे जिनकी वजह से उनके पर्सनालिटी एंगर सबसे ज्यादा बच्चों में पाया जाता था। और हमें यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा बताते हैं, मैम मेरा मन नहीं करता बात करने का, मुझे बहुत गुस्सा आती है, मुझे कुछ इंस्टेंट करना होता है, मेरा लंबे समय तक किसी काम में मन नहीं लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कंसंट्रेशन, इन सब की भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ऑब्वियसली हमें साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, इन सब की भी बहुत जरूरत पड़ेगी जो बच्चों को, बड़ों को बता सके कि इन सब की भी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है, अपने दिल की बात बोल सको। बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इसको भी हमें एक एडवांटेज की तरह पे लेके चलना चाहिए कि 5G रेवोल्यूशन जितनी हमारे लिए चेंजेस लाएगा, वो पॉजिटिव, अगर हम उसको लेके चलें तो वो पॉजिटिव ही हैं, कि उसके लिए जो काउंसलर्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। और एक अच्छी चीज़ ये है कि जैसे अगर बच्चों के लिए काउंसलर्स से हम हेल्प लेना चाहें तो ऑनलाइन अभी भी ले सकते हैं, 5G के आने के बाद और तेजी के साथ वो ग्रो करेगा एरिया। तो हम लोग अपनी 5G रेवोल्यूशन को एडवांटेज में लेके चलें, बाकी हमारे काउंसलर्स और आप लोग हैं ही साथ में आगे सबका साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच पूजा जी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्टर नवीन सर से। सर, हम लोग 5G में बहुत हेल्दी डिस्कशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के जरिए मालूम पड़ रही हैं। तो अब 5G के बाद निश्चित ही जहाँ ज़्यादातर सेक्टर्स में बड़े बदलाव आएंगे, वहीं नेचर ऑफ जॉब का बदलना भी लाजमी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि वर्किंग कल्चर और इंजीनियरिंग में नेचर ऑफ जॉब किस तरह से बदल जाएगा? क्या उसका क्राइटेरिया होगा? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बट मुझे नहीं लगता है कि नेचर ऑफ जॉब एंड समथिंग इट विल बी ए बिग डिफरेंस. See, only thing what we can visualize and we have to be cautious is sincerity and honesty, because now there are things going to be. For example, you might, let's say, another example I will give you, which this is another vertical of 5G technology. Let's say autonomous vehicle. Now when we are working on vehicle, right, and there is something called one parameter, आशीष जी ने मेंशन किया था कि चलो बच्चों में ये तो बता दें कि 5G 4G से क्या डिफरेंस आएगा। तो उन्होंने एक बताया विच वी कॉल इन टेक्निकल टर्म EMBB, दैट इज इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड।
So LTG currently, in ideal case, it gives you maximum 1 gigabit per second. It is a specification, you can never get it, right? But okay, ideal case, 1 gigabit data. And at the same time, if you use 5G, you can experience what we call it as a 20 gigabit. But in 5G case, it is also one of the specification. It says that per user 1 gigabit data you can get. Now, what might happen? Just I might try to give an example. Let's say today a high definition video, full movie of, let's say, no, one gigabyte of movie you have, and you want to download. Today it is taking almost 3 minutes to download with your system, or even more, depending upon what is the speed you have. So even you use LTE, it might take 5 to 7 minutes to download a high definition video, a film. Now, what if you use 5G? If you use 5G, that you can achieve maximum within 1 minute. This is the difference, right? You can even achieve, because if it is a 1 gigabit per user data, it means in 1 second you should able to download complete video. That is the meaning of the speed if you are using 5G tomorrow. That is number one. Second, I was trying to give you example of autonomous vehicle. In the autonomous vehicle, what is going to happen? Another parameter of 5G, which is, we call it as a ultra reliable and low latency. Low latency. Latency is, this means that go and come. It means I speak to base station or the network, and my voice or acknowledgement comes. This is called latency. It means delay. Now, in terms of vehicular network, autonomous vehicle, if brake has to be applied, now currently what happens, that the car talks to LTE base station, goes to core network, and then comes back, and a brake system takes the action. And it is around minimum 10 millisecond. In LTE case, 4G case, it varies from 10 millisecond to 60 millisecond delay. Now, in autonomous vehicle, we cannot tolerate this. It means if some object is detected on the road within 1 millisecond, this action has to be taken. That is the meaning of URLLC, which is another parameter of importance in 5G case. So what I'm trying to, and similarly, this applies in your remote surgery and healthcare. So if doctor is moving his or her hand in UK, and and remote surgery is happening, and here robot is doing the same surgery in my stomach, there should not be delay more than 1 millisecond, right? So that is the meaning, that is how we can achieve, and this is going to happen with the help of 5G. Now, why I'm giving this example, and how this work culture might change, is that what I understand. Now, when we go to office, perhaps most of our culture itself is that we don't want to work. It is so simple, right? Whether we are manager, we are not director or anything, first is we don't want to work. It is our tendency. However, if you go to Western country, it is not like that. They know their work, they come in time, they do their work, and they go. But here what we find, if you are the manager, when you go to the office, people will start moving and here and there, and that, so that I can see that, okay, they are working. So this is one. In 5G, when we expect such a thing in on road, autonomous vehicle, in surgery, there is no laziness, there is no latency, there is no delay. If it has to be done, it has to be done, right? So
this culture, this work environment, I think we have to adopt. We have to be more sincere, we have to be more honest towards our work, what we are doing. It is not only technology will do everything for us. So there is no such work culture that we need to have a tie and go to work, and we have to, it is what we have currently, we feel, personally I feel, is very casual. I think this attitude we have to definitely let it go behind, and we have to change our attitude towards learning, towards updating the skill, towards honesty, and towards development. So that is what required. Technology is definitely coming, updating lot of things we can have, we can do it, technology will do for us, but we have to change ourselves in this dimension. Otherwise I don't see that work culture will change, or this will happen and that will happen, right? नवीन सर, ट्रूली आई एम हैविंग माय गूज बम्प्स कि आपने जिस तरह से चेंजेस बताए हैं कि जो आएंगे, वो चेंजेस वाकई बहुत हाई फाई होंगे, लेकिन ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि उस चेंजेस में खुद को ढालने के लिए हमें जो लेजीनेस की अपनी जो आदतें हैं उनको छोड़ना होगा, हमको खुद में फास्ट बनना होगा, उन 5G की रफ्तार के साथ हम लोग को भी अपनी रफ्तार को और तेज करना होगा। और हमारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे इस वेबिनार से जुड़ रहे हैं, हम हमारे एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आप 5G के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आएंगे उसमें खुद को ढालने के लिए अब उनको भी लेजीनेस को छोड़ना होगा, फास्ट होना होगा, चीज़ों को अब्सॉर्ब करना होगा, उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होगा। थैंक यू सो मच नवीन सर। I will add one more point. आशीष जी भी पहले उन्होंने बोला है जी कि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आगे आ रही है, यदि हम अपने आप को अप स्किल नहीं करेंगे, देन वी विल बी सो बिहाइंड, वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड. So we have to skill ourselves. We have to go perhaps more than the technology. What technology we are developing, but as an user, and you should come to develop the technology. So you have to run perhaps faster than what the technology is going to. जी नवीन सर, थैंक यू सो मच। एंड हमें भी तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेशन है टाइम की, और 5G के लिए हम 5G से जुड़े बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एंड इस बीच में आपको बता दें कि आशीष सर से कनेक्टिविटी इशू की वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया है, बट उम्मीद करते हैं कि जब 5G कनेक्टिविटी होगी तब ऐसे ये इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो अभी हम लोग को इनको टैकल करके आगे चलना पड़ेगा। चलिए मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी पूजा मैम से। पूजा जी, अभी हम लोग 5G टेक्नोलॉजी की जो बात करें, तो 5G टेक्नोलॉजी के वेलकम के साथ ऐसे में एक और मानसिकता बन जाती है हमारे कुछ स्टूडेंट्स के बीच में कि टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए ही इससे रिलेटेड ढेरों अवसर होंगे और उन्हीं के लिए ही आगे बढ़ने के चांसेस होंगे, पर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? उनके लिए तो कुछ इसमें खास होगा ही नहीं, ऐसा उनका सोचना है, ऐसी उनकी मानसिकता है। तो क्या ये सही है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज से जुड़े स्टूडेंट्स के इस भ्रम को प्लीज दूर कीजिए। बिल्कुल रुचि, मेरा सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक चीज़ कहना है कि बेटा सबसे पहले अपनी क्षमताओं को जानो, अपने पोटेंशियल्स को जानो, अपने स्ट्रेंथ्स को जानो, वीकनेस को जानो। रफ्तार से चीज़ें दौड़ जरूर रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर हम सब हर एक अपने अपने डोमेन के लिए बने हैं। शायद काउंसलिंग अच्छा कर लेती हूँ, आप टेक्नोलॉजी अच्छी समझ लेते होगे, कोई लिख अच्छा लेता होगा या बोल अच्छा लेता होगा। इन सबको ध्यान में देते हुए अगर आप देखो, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे ही हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। सरकार हमारे लिए नई एजुकेशन रणनीति लेके आई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने साफ क्लियरली सब बच्चों को बोला है, स्कूल को दिया है, यूनिवर्सिटीज को ये दिया है कि पहले तो ये साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, ये साइलोज हटा दो। ये धारणा माइंड से निकाल दो कि हम लड़की है तो हम ह्यूमैनिटीज लेंगे, हम लड़का है तो कॉमर्स लेंगे, या हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाएंगे। हर लड़की, हर लड़का हर एक फील्ड में जा सकता है, और हर बच्चे को सही एजुकेशन प्राप्त करने के लिए सही एजुकेशन प्राप्त करने का राइट है। इसके लिए देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी रुचि जो लेके आई है, उसमें उन्होंने साफ क्लियरली कहा कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज जैसा अब कुछ नहीं रहेगा। आप रखिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, या सारे सब्जेक्ट्स ओपन कर दीजिए बच्चों के लिए, वो पिक एंड चूज करें। जैसे मुझे फिजिक्स पसंद है, बायो पसंद है, साइकोलॉजी पसंद है, तो मैं इसको लेके चलूँ। और आगे यूनिवर्सिटीज भी ऐसा कर रही है। अगर आपने लेटेस्ट पढ़ा हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बैंगलोर यूनिवर्सिटी
अगले साल से अब, और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इसी साल से अपने सिस्टम में लाने जा रहा है NEP। तो चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में भी आने शुरू हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के, उन्हें ये नहीं फील करना है कि आगे हमारे लिए स्कोप नहीं है। जैसे साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए अगर आप लॉ की फील्ड से हैं या आप किसी और स्पेशलाइजेशन से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, मार्केटिंग, फिलॉसफी, इन सब की भी बहुत वैल्यू रहेगी। कैसे? माइक्रोसॉफ्ट की अपनी एक रिसर्च में माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला है कि हमको सिर्फ टेक्नोलॉजी के बच्चे नहीं चाहिए, हमें वो बच्चे चाहिए जो आगे साइकोलॉजी की फील्ड में है, फिलॉसफी की फील्ड में है, बिजनेस की फील्ड में। क्यों? एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करती है जब सब मिलकर काम करते हैं। एक कंपनी को मार्केटिंग के बंदे की जरूरत होगी अपनी कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए, तो हमें मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जरूरत है। हमें कंपनी में एक साइकोलॉजिस्ट क्यों चाहिए? सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट आंसर ये है कि साइकोलॉजिस्ट चाहिए क्योंकि वो मार्केट की डिमांड को समझ पाएगी, क्योंकि वो ह्यूमन इंटरैक्शन से समझ पाएगी कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम नई डिमांड को। फिलॉसफी, ये सब्जेक्ट पहले हम लोग सोचते थे कि फिलॉसफी सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ ली खत्म, लेकिन फिलॉसफी आपको एथिक्स सिखाती है, जो हर काम काज के किसी भी कार्य में आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप एथिकली करेक्ट है तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता है। बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट होगी, तो वो स्टूडेंट्स जो इको वाले हैं, आपकी डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप मार्केट रिसर्च करके हमें ये बता सकते हो कि इकोनॉमी कैसी कर रही है, कैसी मार्केट जा रही है, तो हम अकॉर्डिंगली बिजनेस में इन्वेस्ट करें, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, ये सारे बच्चों के लिए। तो जो बच्चे कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज से है वो डरे नहीं, उनको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को अपस्किल करना है। मैं ये नहीं कहती कि आपकी डिमांड नहीं होगी, आपकी भी डिमांड है, लेकिन आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपस्किल करना है। जैसे कोविड ने हमें सबको सिखाया कि अब ऑनलाइन ही लाइफ है, तो आज की तारीख में आप कोई नहीं ये कह सकते कि किसी को जूम नहीं आता या गूगल मीट नहीं आता। तो हम सब ने अपने आप को कोविड के अकॉर्डिंगली अपस्किल किया, टेक्नोलॉजी सीखी। तो मैं हर बच्चे से कहूंगी कि आप अपनी फील्ड में चुने, अपनी फील्ड से आगे बढ़े, आपके लिए बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, पर साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स है, उनको पिकअप करिए। जैसे टेक स्किल्स है, सोशल स्किल्स है, स्पिरिचुअल स्किल्स है, एथिक्स है, इन सबको पिकअप करिए। अलॉन्ग साइड, जैसे अब मैं आपको बताऊं, हमारे ही एक स्टूडेंट थे तथागत भाटिया, उनको ये लगा क्योंकि वो PCM में बहुत अच्छे थे, तो स्कूल को लगा, और वो 10th का टॉपर भी था, तो स्कूल ने उसको फोर्स किया कि नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हें साइंस लेनी है। प्रिंसिपल ने भी इंसिस्ट किया तुम साइंस लोगे। उसने बोला मेरा मन नहीं लगता साइंस में, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। अरे घर परिवार में इतना हल्ला मचा कि भाई लड़का हो कि हिस्ट्री कैसे पढ़ सकता है, या हिस्ट्री में कोई स्कोप रखा है तो स्टोरी की तरह आगे क्या करोगे, झोला उठा के सोशल वर्क करने जाओगे या लोगों को गाइड करोगे। बट जब हमने उनकी काउंसलिंग करी, उन्हें गाइड किया, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फुल स्कॉलरशिप पर गए, और आज उन्हें कैम्ब्रिज ने स्कॉलरशिप दी है, कोर्स जिसका नाम है हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ साइंस। तो यहाँ हिस्ट्री और साइंस साथ में आ रही है, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे साइकोबायोलॉजी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, जहाँ साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स साथ में आ रही है, फिनटेक, जहाँ फिनेंस और टेक्नोलॉजी साथ में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो बच्चों, आपको अपने आप को अपस्किल करने की जरूरत है। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हम सबको आनी चाहिए, जिससे कि आप अपने लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी के संग काम कर सको, टेक्नोलॉजी आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल पूजा जी, आप सही कह रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ी हों, चाहे वो साइकोलॉजी से जुड़ी हों, आगे हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेगी, अपग्रेड होगी। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी स्ट्रीम के हों, उनके लिए ये सोचना बेहद ही मतलब किसी भी तरह से यूजफुल नहीं होगा कि आगे जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो चेंज आएगा, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए आएगा, वो चेंज हर किसी के लिए आएगा। तो अपने आप को उस चेंज में ढालना है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, जैसा कि पूजा जी ने कहा। थैंक यू सो मच। रेवोल्यूशन के साथ साथ रुचि, कि हर फील्ड में रेवोल्यूशन आ रहा है, तो एजुकेशन में भी आ गया है। एजुकेशन ने भी अपने आप को अकॉर्डिंगली फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर लिया है। तभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप सबके लिए सब कुछ ओपन है, अपनी मन की चॉइस का पढ़ो, अपने लिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी पसंद की पढ़ाई करो, लेकिन बेसिक स्किल्स को जरूर डेवलप करो। जी, थैंक यू सो मच पूजा जी। एंड नवीन सर से पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, हमारे कुछ व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे एक व्यूअर हैं अभिषेक चंद्रा जी,
उन्होंने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन किया है, और इसके बारे में जो उन्होंने क्वेश्चन करा है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी पढ़ा, तो लोगों में इस तरह का मिथ है कि हाउ चैलेंजिंग इज द रेडिएशन विद 5G, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 5G के साथ रेडिएशन उसका बहुत इफेक्ट करेगा। तो क्या ऐसा है? और ऐसा ही कुछ सवाल सैयद सईम रौफ जी ने भी करा है, डज 5G इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ? ओके, या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली सेवरल प्लेटफॉर्म पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट लेट मी क्लियर दिस। फर्स्ट इज नो, there is no effect on health of 5G radiation. Now, why there is no effect? First, let me explain technically. After that, I will give you proof, and if you have time, you can go to those proof and you can read that. Yeah. So why there is no effect of radiation on health? In fact, we are already surrounded by this radiation. It is not new, right? But 5G, people are talking about 5G. Yes, in 5G case, we are going to higher frequency also. We call it as a millimeter wave. Millimeter wave generally starts from 30 gigahertz to 300 gigahertz. Right now, in the initial phase of release 15, we are working, and it is roll out many country. Around 176 network is already giving service of 5G. Okay, so in this case, FR2 what we have designed, it is working on 28 gigahertz, very close to 30 gigahertz. But it is expected that we are going to go into 46 gigahertz, 56 gigahertz, and even after 10 years, we might go to 71 or 86 gigahertz. So first is millimeter wave frequency, which is close to 30 gigahertz. Our current 5G FR2 band, we call it as a frequency range 2, which is operating at 28, around 28 gigahertz. Okay, so because of this higher frequency, people are afraid, and this is happening, that it might affect the human body. But frequency alone, it does not affect our human body. With frequency, if we are transmitting high power, then it is going to affect. Okay, so if I radiate a frequency of 30 gigahertz or 300 gigahertz, and if I pump 10 watt of power, and if I am very nearby, it will affect us. But if I'm radiating at 300 gigahertz, and if I transmit just milliwatt of power, 10 milliwatt, it is not going to do anything. So to just say that frequency alone is not going to harm our body, we have to limit the power transmitted. And there is a regulation. People, the audience who might have asked, the Sayyid and other person, my colleague. So there is a standard. Now you may be knowing ITU, International Telecommunication Union. This ITU is standardizing 5G technology, which is known as IMT 2020. IMT 2020. Now, when we are developing this technology, when it comes into standard, the standard says if you design a radio which will radiate 30 gigahertz, you cannot transmit more than this watt of power. Right? Now, this is a limitation. If I'm a radio design, if I'm a fabricator, if I'm a Qualcomm, if I'm a Samsung, if I'm a Intel, we cannot design a radio which will transmit more than 200 milliwatt of power or more than 25 milliwatt of power. So this means that I'm already restricting transmitted power. So if I'm restricting transmitted power, there is no question of health hazard, right? So please just note it that frequency alone, whether you are using 700 megahertz frequency, 600 megahertz frequency, or you are using 300 gigahertz frequency,
it is not going to harm until and unless, means provided we limit the transmitted power. Yes, if power transmission is more, it will harm. Definitely it will harm, because even we are doing operation with laser. Laser is terahertz, right? Laser is few hundreds of terahertz frequency. We are talking about only gigahertz. In terahertz, even you have 100 milliwatt of power, and you cannot touch it. It will burn you. It will burn your finger if you try to touch with 50 milliwatt of power. So if we are designing tomorrow 6G also coming, which is talking about terahertz, we have to limit the power below 5 milliwatt. And if you limit the power, it is not going to harm you, right? So frequency alone is not going to harm our body, and therefore please do not be afraid of. If tomorrow network provider is coming and telling you, let me install a base station on your rooftop, please allow, don't be worried about. Because tomorrow with 5G technology, you will find that on the road, all electrical poles will have 5G base station. Okay, now if all the electrical pole which has a height of 3 to 5 meter, and if it is a base station, how we will walk? We cannot walk if it harms us, right? So it is designed in such a way, because there is a regulatory body, there is a standardization body, they enforce you, when you design, you cannot transmit more than this watt of power. As a proof, lot of study done by World Health Organization, WHO, before starting this 5G technology. So if you go and read WHO 2012 report, it is clearly mentioned about this, that millimeter wave is not going to harm. Lot of study is done, not only people this thing, it is proved, and it is very practically done, and therefore it was decided that, so please refer to WHO report 2012, and you will see that there is one complete chapter which tells about health hazard because of higher frequency usage. So I think please don't be afraid of this. थैंक यू सो मच नवीन सर, आपने हमारी ऑडियंस के एक बहुत बड़े पार्ट को बहुत बड़ी टेंशन से फ्री कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मन में मिथ है कि 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हार्मफुल होगी। आज नवीन सर ने इस बात का जवाब दिया है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हार्मफुल नहीं होगी। टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, इसको मैनेज करके चलना होगा। तो पावर को अगर मैनेज करके चलेंगे हम लोग, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी हार्मफुल नहीं होगी। ये 5G टेक्नोलॉजी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगी, बल्कि हर तरह से बेनिफिशियल होगी। तो इसको हम लोग, जो चेंजेस आएंगे उसको हम लोग को लेकर आगे बढ़ना होगा। थैंक यू सो मच नवीन सर। एंड पूजा जी, जी एक, सर। एक बात मैं पूजा मैडम के बात को सपोर्ट करते हुए एक पॉइंट वहां पे और बताता हूं, क्योंकि you kept and asked a question about other science, right? Other art and other knowledge. जी सर। So today interdisciplinary, rather multidisciplinary is the area people should look for. जी। You cannot stay back, you cannot excel yourself, you are restricted only to economics, only to history, only to biology. You have to upskill. You can, let's say, I give you another example. You are a law student and you are a lawyer. Now, do you know that AI, artificial intelligence, machine learning, how big role it is playing in that industry of law business? Data mining, with using AI concept and machine learning, it becomes so easy to take a decision to do something, because lot of proofs you have. We don't really need to repeat that, right? So in every field, you have to
upskill, you have to connect which other technology I should understand, I should bring that technology in my study, and that is what you are doing. जी, तो जैसा कि नवीन सर एंड पूजा मैम ने बता दिया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग को आगे बढ़ते रहना होगा बिना रुके हुए। अब हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, तो पूजा मैम से पूछूंगी अपना सवाल कि मैम, हम लोग जिस 5G रेवोल्यूशन के साथ बदलाव की बातें कर रहे हैं, उसको लेकर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, उनको कितना चेंज होने की ज़रूरत है ताकि वो स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग तैयार कर सके? बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि रुचि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, हम सबको अपने आप को अपस्किल करना है। जैसे मुझे एक बात बताइए, हम सब ने को पैंडेमिक पहले कभी नहीं सुना था, इसको पहली बार एक्सपीरियंस किया। शुरुआत में तो सब बड़े परेशान रहे, कभी कोई सामान इधर से ला रहे हैं, सामान उधर से ला के घर में सब इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, हम सब ने मैनेजिंग स्किल्स सीखी कि आप अमेजोन से सामान ऑर्डर कर सकते हो, ग्रोसरी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, चीजें तो आपको घर में भरने की जरूरत नहीं है, पर आप चीजों को मैनेज कर रहे हो। उसी तरह से मैं बच्चों से सवाल पूछती हूँ कि जैसे हम सब ने पैंडेमिक में अपने आप को एक्सप्लोर किया, हम सब ने कुछ नया सीखने की कोशिश करी। ज्यादातर लोगों ने खाना बनाना सीखा, किसी ने कुछ कला सीखी, किसी ने अपनी हॉबी को टाइम दिया। आपको टाइम मिला तो आपने अपने आप को भी इवॉल्व किया। इस पैंडेमिक ने हम सबको एक्चुअली अपस्किल कर दिया टेक्नोलॉजी के मामले में भी। इससे पहले हम में से किसी ने जूम नहीं सुना था, आज हम सब जूम के द्वारा दूर दूर तक कनेक्टेड है। तो क्या किया हमने, अपने आप को फिर से एक बार अपस्किल किया टेक्नोलॉजी के लेवल। तो अगर यूनिवर्सिटी के लेवल पर आकर हम बात करते हैं कि बच्चों को प्रिपेयर करें, तो मेरा यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर से जो डिस्कशन होता है, हम उनमें उनको ये समझाते हैं कि कोर्स सिलेबस आप जरूर पढ़ाइए, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी दीजिए। जैसे प्रैक्टिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व करा जाए, बच्चों को इंटर्नशिप कराइए। जैसे अब्रॉड में क्या होता है कि कोर्सेज के संग बच्चों को क्या कराते हैं, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। तो यूनिवर्सिटीज को बच्चों को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व करना चाहिए, सो दैट आप इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, नए नए कैसे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, बच्चों को ये सिखाते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को स्कूल यूनिवर्सिटीज को रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करिए। ये नहीं कि अगर मैं बीटेक की स्टूडेंट हूँ, या मैं ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट हूँ, या मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं सिर्फ अपने दायरे में पढूं। लेकिन कुछ कोर्स स्किल्स, कुछ कोर कोर्सेज है जो हर बच्चे को कराइए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, आज मैं हर बच्चे को बोलती हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है। हमने खुद ने भी किया। क्यों? क्योंकि लाइफ डिजिटली होती चली जा रही है, ई कॉमर्स। आज हम सब कुछ फ्लिपकार्ट, अमेजोन और इन सब से खरीदते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना आना चाहिए, या आप कल को किसी कंपनी में काम करो तो आपको डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स, नंबर्स हर जगह हैं आपकी लाइफ में। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आप बच्चों को जरूर करवाइए। बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज बच्चों को जरूर करवाइए। कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बात करें या ऑनलाइन एथिक्स के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है जो हर बच्चे को करना चाहिए, वो है डिजाइन थिंकिंग का, क्रिएटिवली सोचने का। क्योंकि पैंडेमिक ने हम सबको ये सिखा दिया है कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कल आपके सामने क्या नया आता है ये मुझे और आपको नहीं पता, हम सबको उस चीज को नए तरीके से अडेप्ट करना है, प्लस एक नया रास्ता निकालना है। इंसुलिन को सेव करने के लिए लोगों ने गांव में कोई नए नए रास्ते निकाले, फ्रिज बने जो इजी कंपैटिबल फ्रिजेस है। डिजाइन थिंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को डिजाइन थिंकिंग, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब के कोर्सेज जरूर करिए। और बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज इनको जरूर करवाइए। रिसर्च और इनोवेशन और प्रोजेक्ट के अलावा बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में हो, तो लेटेस्ट ऑन एआई, मशीन लर्निंग, क्या कहते हैं, इन सब के बारे में लेटेस्ट रिसर्च पढ़िए। क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, क्या चल रहा है हमारे विश्व में। इन सब की नॉलेज भी एटलीस्ट आपको आगे सपोर्ट करेगी। आप बोल पाओगे, आप भीड़ में ब्लैंक नहीं करोगे। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो सोफिया जिसको क्या कहते हैं सिटीजनशिप मिली, सो दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी अप टू डेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स।
और यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट रहती है कि बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, जिसमें उनकी कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, इनोवेशन स्किल्स, टेक स्किल्स, इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जब कल को बच्चा जॉब के लिए निकले तो वो जॉब रेडी हो। ये नहीं कि मैं कम्युनिकेशन की वजह से रुक गई हूँ या मुझे कंप्यूटर नहीं आता है इसलिए मेरे लिए रुकावट है। जैसे नवीन जी ने स्टोरी सुनाई, आशीष जी ने स्टोरी सुनाई थी हमें कि उसकी ईमेल आईडी नहीं थी। आज ईमेल आईडी हम सबके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये बेसिक स्किल्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। बिल्कुल पूजा जी, आपने बहुत सही चीज़ें बताई कि कॉलेजेस को और जो हमारे स्टूडेंट्स को हैं वो किन किन नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर नवीन सर से भी जानना चाहूँगी कि सर, अमृता विश्व विद्यापीठम ने क्या किस तरह के चेंजेस को आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अमृता विश्व विद्यापीठम के साथ। प्लीज़ हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि 5G रेवोल्यूशन को लेकर। जी हाँ, बहुत अच्छा आपने बात किया। एक्चुअली हमारा you know that we are autonomous and deemed university, so we have flexibility in design the syllabus and we have the practice to do this. So every four years we design and we revise the undergraduate program. And for master program every 2 years we revise. So we bring the panel from the industry, we bring the panel in board of study, we call it, from abroad, professors and industrialists, and then we sit together, we actually discuss for almost 1 year and 1.5 years before coming to the syllabus. So our syllabus is very updated. That is number one. Second is we have lot of flexibility of including electives, and elective is not fixed. Elective, even today we are discussing with TCS that can you offer this package, whatever you wish. We will give you infrastructure and you offer this, because otherwise those people who are getting placement and they are coming to our campus and taking the student, but after going there 3 months, 6 months, they are training them. We are saying that okay, you come, you train our person, and whatever you want you do it, so that as you said, job ready. So when you take these people, they are first day onward, they are employable and they are productive in your. So we have this type of flexibility in our course curriculum and we keep revising every time. This is Amrita and Visvidyapeetham and university process that we do. थैंक यू सो मच सर। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको इन चेंजेस के साथ आगे बढ़ना होगा, तो अपनी स्टडीज़ को लेकर भी उनको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि अब जो उन इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो उनके लिए एकदम परफेक्ट हो, उनके चेंजेस के अकॉर्डिंग उनको ज्ञान दे सकें, उनको नॉलेज दे सकें। अमृता विश्व विद्यापीठम को वो सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच पूजा जी। एंड हमारी टाइम लिमिटेशन क्योंकि हमको कुछ इशारा कर रही है। सो फाइनली जल्द ही हम 4G से 5G की ओर आगे बढ़ेंगे, और जब हमारे कदम 5G की ओर बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, लेकिन इन चैलेंजेस के साथ हमारी ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ेंगे। सो इस 5G के साथ आने वाले रेवोल्यूशन को लेकर सिर्फ मार्केट को ही नहीं, बल्कि उस मार्केट में खुद को फिट करने और अपनी ग्रोथ का पैरामीटर पकड़ने के लिए स्टूडेंट्स को भी होना होगा कई तरह से तैयार। और इसको लेकर कैसी होगी उनकी तैयारी, इसके बारे में आज हमारे एक्सपर्ट्स ने इस प्लेटफॉर्म पर रिलेटेड इंफॉर्मेशन का खजाना खोल कर रख दिया है। सो हमारे स्टूडेंट्स के ढेर सारे इफ एंड बट्स एंड लॉट्स ऑफ डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स को बोलूंगी थैंक यू सो मच पूजा जी हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीन सर हमारे वेबिनार के साथ जुड़ने के लिए, एंड आशीष सर कनेक्टिविटी इशू की वजह से उनसे हमारा कनेक्शन ब्रेक हो गया, लेकिन मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू अमृता विश्व विद्यापीठम ऑल्सो, जिनके इनिशिएटिव से आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो सके। थैंक यू मैडम। व्यूअर्स, आप रखिए अपना ख्याल। फिर से फेस्टिव सीजन के जोश के बीच कोविड की संभावनाओं की चर्चा जोरों पर है, सो डोंट इग्नोर मास्क, सैनिटाइजर एंड सोशल डिस्टेंसिंग। वैक्सीनेशन के साथ इन चीजों का भी साथ बहुत जरूरी है। अब लेंगे आपसे विदा, मिलेंगे फिर आपसे जल्द ऑन सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।